नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका में। देश में चुनावी सरगर्मी है और हम हर दिन आप तक पहुंचा रहे हैं जनता का चुनावी मूड, हर राज्य का सर्वे रिपोर्ट। और आज बात करेंगे तमिलनाडु में जनता अब की बार क्या सोच रही है। इस बार तमिलनाडु में राजनीतिक हालात अलग हैं क्योंकि पिछले चुनाव तक काफ़ी मजबूत स्थिति में रही एआईएडीएमके इस बार टूट की शिकार है। पार्टी के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम के धड़े अलग अलग हैं और पार्टी पनीरसेल्वम को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी इस बार राज्य में मजबूत गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में है। डीएमके अलायंस मजबूत तो है, लेकिन बीजेपी डीएमके वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु की राजनीति पर विशेष फोकस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम के जरिए तमिल मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की है। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और वोटर्स 6 करोड़ 18 लाख हैं। पुरुष मतदाता 3 करोड़ 3 लाख हैं, महिला मतदाता 3 करोड़ 14 लाख हैं। मतदान की तारीख 4 जून रखी गई है। वहीं तमिलनाडु में एक फेज में ही मतदान होगा, यानी कि 19 अप्रैल को सभी 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तमिलनाडु लोकसभा 2019 के नतीजे की अगर हम चर्चा करें तो डीएमके को पास 24 सीटें थी, कांग्रेस के पास 8 सीटें, सीपीआई के पास 2, सीपीएम के पास 2 और आईयूएमएल के पास 1 सीट, बीसीके के पास 1 सीट और एआईएडीएमके के पास 1 सीट थी। तमिलनाडु का जातीय समीकरण भी बड़ा दिलचस्प है, ये आपको विस्तार से समझाता हूँ। बेनियार समाज 14% है, पेरियार समाज 12% है, थेबर 7% है, ग्राउंडर 7% है, बेल्लार 5% है, नाडार 5% है, यादव समाज 5% है, नायडू 3% है और मुदलियार 3% है। मुस्लिम मतदाता यहां पर 6% हैं और बाकी के अन्य करीब 33% हैं। तमिलनाडु के गर्म मुद्दे जो चुनाव में इस वक्त शोर मचा रहे हैं वो कौन से हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। वो मुद्दे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, राज्य सरकार के काम, केंद्र सरकार के काम, सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय पार्टियां जैसे कि डीएमके, एआईडीएमके, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और पीएमके। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी किस्मत इस बार लोकसभा चुनाव में आजमा रही हैं, कोई अकेले तो कोई गठबंधन के सहारे। लेकिन बीजेपी के लिए अब तक कर्नाटक को दक्षिण का द्वार कहा जाता था और वहां कई बार सरकार बना चुकी बीजेपी, लेकिन अब तमिलनाडु बीजेपी के लिए खास बनता जा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी अब तक एक बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, फिर भी इस बार बीजेपी तस्वीर पूरी तरह से बदलना चाहती है। यही वजह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक में दौरे कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व में राज्य यूनिट आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोड शो तमिलनाडु में हुआ। 4 दिन राज्य में रहे और इस साल ये उनका 7वां दौरा है। इस तरह महज 100 दिनों के अंतराल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके खास मायने हैं। चुनावी जानकारों का कहना है कि पार्टी को राज्य में कुल 6 सीटों पर जीत की उम्मीद है। ऐसा कुछ हुआ तो बड़ी बात होगी, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए खाता खोलना मुश्किल रहा है। साउथ चेन्नई, बेल्लोर, पेरम्बलूर, कोयम्बटूर, नीलगिरी और विरुधनगर सीटों पर बीजेपी को जीतने की उम्मीद है। इस बार बीजेपी का एआईएडीएमके से गठबंधन नहीं है। 39 सीटों वाले तमिलनाडु में बीजेपी इस बार 23 सीटों पर लड़ रही है। वहीं सहयोगी दल पीएमके को 10 सीटें मिली और पूर्व मंत्री जीके वासन की पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस को 3 सीटें मिली। इस बार बीजेपी के लिए तमिलनाडु में चुनावी परीक्षा कठिन मानी जा रही है, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है और उसी पाने के लिए परिश्रम बीजेपी कर रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है। तमिलनाडु राज्य की जनता के बीच इन सवालों को लेकर इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची, तो क्या नतीजे निकल कर आए वो आपके सामने है। आपको दिखाता हूं, कुछ सवाल हमने पूछे हैं। पहला सवाल टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 25% लोगों ने कहा कि विकास,
7% लोगों ने कहा महंगाई, 19% लोगों का मानना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान बड़ा मुद्दा है और 37% लोग मान रहे थे कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 12% लोगों ने इनमें से कुछ भी नहीं चुना है। ये तमाम सारी चीजें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जो कि बीजेपी के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होंगे और चांदनी प्रीति शाह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं सूर्य प्रकाश जी के पास चलूंगा। सूर्य प्रकाश जी, कुछ सवालों के साथ हम तमिलनाडु की जनता के पास पहुंचे और वहां से उनकी राय निकल कर आई। सारी राय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। मुद्दे हैं विकास, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम सारी चीजें हैं। जो राय निकल कर आई है उसमें आप क्या मानते हैं, तमिलनाडु की जनता क्या इसी के इर्द गिर्द मतदान करने वाली है, वोट करने वाली है या कुछ और? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और पूरे तमिलनाडु को बड़ा कम। अब देखिए, आपने तमिलनाडु में जो भी सर्वे किया, उस सर्वे में आपने एक बात तो पाई कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य को तमिलनाडु ने भूरी भूरी प्रशंसा की है और एक्नॉलेज की है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तमिलनाडु की जो स्थिति पूर्ववर्ती सरकारों में रही है, वो एक अलग थलग राज्य के रूप में उन्होंने उसको छोड़ दिया। आप देखिए, कांग्रेस की राजनीति वहां पर खत्म हो गई। वहां पर डीएमके और एडीआईएमके, इन दोनों की ही जो राजनीतिक सरकार है वो लगातार बनती रही और जो तमिलनाडु है वो हाशिए पे चला गया। वो, मैं ये कहूं, कच्छद्वीप का मामला ले लीजिए, सिंगोल का मामला ले लीजिए, उसके अलावा चाहे वो पक्के मकान की बात हो, नल से जल की बात हो, घर घर बिजली की बात हो, आयुष्मान योजना के द्वारा हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से सभी को जो है राशन पहुंचाने की बात। इन सब कामों से केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में एक, जिसे कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व को तोड़ा। और आपने अभी अपनी खुद की रिपोर्ट में दिखाया कि माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन के अंदर 7वां दौरा जो है वो तमिलनाडु में किया। और मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आपने तो यहाँ 6 सीटों की बात की है। जब नतीजे आएंगे 4 जून को, तो आप देखिएगा कि कर्नाटक के बाद दूसरा दक्षिण भारतीय राज्य होगा तमिलनाडु, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिलने जा रही। क्योंकि आप देखें, हमारे जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत ही ऊर्जावान, जुझारू के अन्नामलाई जी, उनके द्वारा जिस प्रकार से गांव गांव तक जाकर प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचाया गया, जिस प्रकार से एक जो माध्यम बने हैं वो केंद्र सरकार और तमिलनाडु की जनता के बीच में, ये अपने आप में रैलियों में बताया जा रहा है, दिख रहा है, रोड शोज में दिख रहा है। और तमिलनाडु की जनता इस बार तैयार बैठी है कि वो केंद्र के अंदर जो एक विकास उन्मुख सरकार है, जो लगातार देश की अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचा रही है, जो हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र को चाक चौबंद कर रही है, उनके साथ खड़े होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, इसमें आप एक पॉइंट भूल गए। हमारे जो मछुआरे भाई थे, उन लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र की सरकार, भाजपा से पूर्व में चाहे यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। कच्छद्वीप का मुद्दा जो उठाया गया वो यही तो उठाया गया ना, कि जब हमारे मछुआरे भाई समुद्र में मछली जो है उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए एक हॉल्ट के लिए वो द्वीप हम इस्तेमाल करते रहे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपनी अदूरदर्शी नीति के कारण उस द्वीप को अपना श्रीलंका सरकार के हाथ में दे। चलिए, विजय कौशिक इसका जवाब दे देंगे। विजय जी, आप मैथिल साहब के सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, पिछले दिनों गिरगिट ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसका कहना था कि मोदी जी ने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है रंग बदलने में। जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि मोदी जी के जाने से पहले तमिलनाडु के लोगों को नल से जल नहीं मिल रहा था। वहाँ पर ना बिजली थी, ना पानी था, ना वहाँ पर और दूसरी सुविधाएं थी। इसलिए अब लोग मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। हकीकत ये है कि जो मोदी जी उत्तर भारत में जो राजनीति कर रहे हैं वो उनकी दक्षिण में नहीं चल पा रही। यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, यहाँ वो राम मंदिर की बात करते हैं, जबकि साउथ में वहाँ राम मंदिर से भी बड़े बड़े मंदिर हैं। तो इसलिए इनकी दुकान वहाँ चल नहीं पा रही। वहाँ ये हिंदू मुस्लिम वाला अपना फंडा नहीं चला पा रहे।
और जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो पूरा देश जानता है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने खुद का कितना डेवलपमेंट किया है और इस देश का कितना विनाश किया है। 100 स्मार्ट सिटी जो मोदी जी बनाने जा रहे थे वो शायद तमिलनाडु में इन्होंने बना दी है, जिसके चलते उन 100 स्मार्ट सिटी के दम पर बीजेपी दावा कर रही है कि तमिलनाडु में ये सब जीतने जा रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना से ये गंगा जी को शुद्ध नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि तमिलनाडु की इन्होंने सब नदियां समुद्र सब साफ कर दिए हैं, जिसके चलते मोदी जी को उम्मीद बंधी है कि वो वहां पर ये जो बात करते हैं ना कि जी कांग्रेस ने दीप दे दिया था, तो भैया 10 साल से आप क्या कर रहे थे, वापस ले लेते। ये पहली सरकार है जिसके खिलाफ आज पड़ोसी मुल्क श्रीलंका हमारा दुश्मन बना बैठा है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन बना बैठा है, भूटान हमारा। जी बात ये सरकार की विदेश नीतियां सब फेल हैं। इन्हें ये बताना चाहिए कि जब बांग्लादेश के साथ जो गांव दिए गए हैं वो बदले में कितने गांव लिए गए और दिए कितने गए। अरे भाई आपने मुश्किल से 400-500 गांव लिए और बदले में 1200-1300 गांव दे दिए। कहाँ का न्याय है? कौन सी विदेश अब नीति कहाँ का है? न्याय है, अन्याय है? आप अन्याय की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं। सर्वे का दूसरा सवाल ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, ये हमने किससे पूछा? ये हमने पूछा कर्नाटक की जनता से। तो वो जो राय निकल कर आई वो आपके सामने रखता हूं। 40% लोगों ने कहा कि पार्टी के आधार पर वोट देंगे, 16% लोगों ने कहा कि उम्मीदवार के आधार पर वोट देंगे, और मात्र 1% लोग ऐसे थे जो धर्म और जाति के आधार पर वोट दे रहे थे। 34% लोगों का कहना था कि कामकाज के आधार पर वोट देते हैं, और 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें से कोई भी विकल्प नहीं चुना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और 46% अगर पार्टी के आधार पर वोट दे रहे हैं तो तमिलनाडु की राजनीति क्या कहेगी, ये कहना मुश्किल है। चांदनी प्रतीशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चांदनी जी, आप क्या मानती हैं जो सर्वे निकल कर आया है? क्योंकि दक्षिण की राजनीति उत्तर से एकदम अलग है, वहां के मुद्दे अलग हैं, वहां के राजनेता अलग है, वहां की सोच समझ अलग है। तो क्या माना जाए, अगर पार्टी के आधार पर वोट दिया जाए तो बीजेपी का प्रभाव तो उतना ज्यादा नहीं है जितना उत्तर में? जी देखिए, लेट्स फेस इट, साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु डेमोग्राफिकली हमेशा से बीजेपी के लिए डिफिकल्ट रहा है। डीएमके विच इज द रीजनल पार्टी, उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है, विच इज अ फैक्ट। लेकिन क्या बीजेपी ने ओवर द इयर्स पेनिट्रेट किया है एक इस डेमोग्राफी को? डेफिनेटली। और अगर आप अपना सर्वे देखेंगे देन इट प्रूव्स कि एक चेंज दिख रहा है। जैसे आपका जो फर्स्ट सवाल है, सॉरी आपका जो एक सवाल है कि लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, कामकाज कैसा है, राइट? तो उसमें 48% लोगों ने अच्छा और बहुत अच्छा का कॉम्बिनेशन में बोला है, विच इज मोर देन दी लोग जिन्होंने नेगेटिव बोला है। लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? तो 19% प्लस 26% प्लस 22%, तो देयर इज अ शिफ्ट इन दी in the thought of the people of Tamil Nadu. लेकिन ये जो वोट चेंज है इसमें दो फैक्टर बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे। नंबर 1, बीजेपी स्टार कैंडिडेट अन्नामलाई, वो लोगों से कनेक्ट करते हैं। ही इज एन आईपीएस, उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, एक्सपीरियंस किया है वहां का सिस्टम, सो नो बेटर कैंडिडेट देन हिम। सेकेंड फैक्टर है डीएमके का ओवर कॉन्फिडेंस। उदयनिधि स्टालिन का सनातन के खिलाफ रिमार्क्स, डीएमके लीडर का ड्रग ट्रेड में पकड़ा जाना। डीएमके एक लॉटरी बैंड स्टेट है, लेकिन बिकॉज हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना जोर शोर से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक लॉटरी किंग की कंपनी फ्यूचर गेमिंग से ईबी एनकैश कराए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में काम करेंगे। लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल साहब से मेरा एक सवाल था। सूर्य प्रकाश जी, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, और इन तीनों राज्यों में आपने बड़े बड़े जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको मैदान में उतार दिया। तमिलनाडु से भी कई सारे बड़े नेता आपके राज्य से आते हैं, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी है। वहां पर आपने बड़े चेहरों को क्यों नहीं उतारा? अगर उतारते तो शायद कुछ कमाल हो जाता, कुछ और ही संकेत होते, लेकिन वहां आपने बड़े चेहरे नहीं भेजे अपने। आप अन्नामलाई के भरोसे हैं। धन्यवाद। देखिए, हर राज्य की और हर जो मैं ये कहूं कि हर राज्य की अपनी एक रणनीति अलग होती है, और पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से अपने उम्मीदवारों का
चयन करती है चुनाव। और यही कारण है कि जो आपने नाम लिया आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ये हमारी खुद की रणनीति है। और एक महत्वपूर्ण बात, अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो लगातार बोल रहे थे कि जी इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था तमिलनाडु में। बिल्कुल मेरे मित्र, तमिलनाडु की राजनीति के अंदर यदि 2014 के पहले और 2014 के बाद और पहले की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो तमिलनाडु वो स्टेट है। चेन्नई आप नहीं गए होंगे, मैं गया हूं चेन्नई। आप उत्तरी चेन्नई, दक्षिणी चेन्नई जाके देखिए, वहां पर पानी की कितनी बड़ी समस्या है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार क्षेत्रीय पार्टियों ने तमिलनाडु में मचाया है, उसकी वानगी सबने देखी है। और कांग्रेस का लगातार वहां कमजोर होते चले जाना, राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु का कनेक्टिविटी पॉलिटिक्स से अलग हट गई। और जो अभी मेरे से पूर्व में राजनीतिक विश्लेषक जी ने एक मुद्दा उठाया उदयनिधि स्टालिन का, तो लगातार सनातन विरोधी जो बयान वहां पर दिए गए डीएमके के माध्यम से, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसे लेकर सूर्य प्रकाश जी, विपक्ष कहता है कि चुनाव आता है तो हिंदू, मुस्लिम और सनातन जैसे मुद्दों को पार्टी उठाने लगती है और चुनाव निकल जाने के बाद इन मुद्दों से किनारा कर लेती है, शांत हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का मुद्दा खत्म होगा, उसके बाद ये तमाम सारी बातें और मुद्दे किनारा पकड़ चुके होंगे। आप बात विकास की कर रहे हैं, विकास पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक और सर्वे का सवाल ले लेते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा रहा, ये हमने तमिलनाडु की जनता से पूछा। 36% लोगों ने कहा कि खराब रहा, 22% लोगों ने कहा अच्छा रहा और 26% लोगों ने कहा बहुत अच्छा रहा और 16% लोग मान रहे थे कि इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही हो रहा है, पूरे देश का चुनाव। इसलिए मोदी व्यक्तिगत गारंटी दे रहे हैं। पूरे देश में हर जगह पोस्टर पर सिर्फ उनका ही चेहरा दिखाई दे रहा है और वो भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक संकेत है सनातन के जरिए। वो संकेत पहले भी दे चुके हैं, तब जब संसद का लोकार्पण हो रहा था। विजय कौशिक हमारे साथ मौजूद है। विजय साहब, आप भी मानते हैं कि विपक्ष दक्षिण धीरे धीरे देश से कट रहा है, वहाँ के लोगों के बयान देश विरोधी कहे जा रहे हैं, बीजेपी इसका आरोप लगाती है, सनातन विरोधी हो रहे हैं, वहाँ के मुद्दे अलग हैं और वो अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे उत्तर भारत से या दिल्ली से। देखिए, ये भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि मैंने बताया ना, और अभी खुद भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि हर राज्य को लेकर इनकी रणनीति अलग है। मणिपुर को लेकर अलग है, मणिपुर में जाने की फुर्सत नहीं है। मणिपुर में चाइना के हथियार कहां से आए, मोदी जी ने नहीं बताया है। आखिर उल्फा जैसे विद्रोही गुटों के साथ में बीजेपी सरकार को क्या समझौते करने पड़े हैं, ये भाजपा प्रवक्ता ने नहीं बताया है। और सुनिए, देखिए सूर्य भाई, बीच में ना बोले, ज्यादा बेहतर होगा बीच में ना बोले, मैं जवाब दे दूं। मणिपुर की बेटी है, लेकिन पंजाब की जो आप जब पागलपन आप बंद कर। अरे भाई, मणिपुर में और तमिलनाडु में कई सौ किलोमीटर की दूरी है। हम लोग तमिलनाडु पर आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर दिन हर रोज हम एक राज्य का सर्वे कर रहे हैं। चर्चा अगर उसी के मुद्दों पर करेंगे, उसके इर्द गिर्द करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तमिलनाडु की जनता, सुनिए, तमिलनाडु की जनता भारत की जनता है। वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा समझ रही है, देख रही है। क्यों नहीं देख रही, समझ रही, खूब देख रही, समझ रही है। यही कारण है। देखिए, आप मोदी जी का वो देखिए ना, मैंने कहा कि भी गिरगिट आत्महत्या कर चुका है पहले भी एक। आप ये देखिए, जब ये चुनाव लड़ने गए पश्चिम बंगाल में, तो मोदी जी ने अपना गेटअप क्या बनाया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर पहुंच गए हो पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद में कहाँ चली गई वो गाड़ी, मोदी जी की गाड़ी कहाँ चली गई। विजय कौशिक साहब, अगर आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की है, तो जो सर्वे का चौथा सवाल है वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वे का चौथा सवाल है जो कि नरेंद्र मोदी के ऊपर आधारित है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? 19% लोगों ने कहा कि थोड़ा काम करेगा, 26% लोगों ने कहा कि ज्यादा काम करेगा, 21% लोगों ने कहा बहुत ज्यादा काम करेगा और 29% लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं करेगा। 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चांदनी जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि
ये एक शिफ्ट, एक वोटिंग पैटर्न में आप एक शिफ्ट देखेंगे। अगर आप स्टेट वाइज अगर आप देखने जाओ तो मेजॉरिटी आपको मिलेगा कि अभी भी मेजॉरिटी यही कहेगी कि दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रैक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर आप बात करें तो बीजेपी माइट कम आउट एज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। हमारे पास 10 से 15% का प्लस का वोट शेयरिंग आएगा बीजेपी के पास, बिकॉज आई कैन सी कि केरला में वी आर इन प्ले, तिरुवनंतपुरम में है, पत्थनमथिट्टा में है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने अलाई किया है टीडीपी के साथ, तो वहां पे 25 में से 12 से 15 का सीट का एक्सपेक्टेशंस है। तेलंगाना में लास्ट टाइम से ज्यादा सीट्स आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मेजॉरिटी आएगी और समथिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल राइट नाउ। ये आसान नहीं है, लेकिन एक वोटर शिफ्ट आप देखोगे विच आई एम श्योर ऑफ। सो मैथिल साहब जी देखिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ 2014 के बाद से जिस प्रकार से हर घर को नल से जल की व्यवस्था की गई है, हर घर के लिए अनाज की व्यवस्था की गई है, और जिस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए आयुष्मान योजना के द्वारा एक अच्छे स्वास्थ्य के व्यवस्था की गई है, देश के सीमावर्ती इलाकों के लिए जिस प्रकार से 400 मंदिर हम लोगों ने व्यवस्था की है, केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रहित। अरे विजय साहब, आपका नंबर आया तो सुन तो लीजिए कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। नहीं, सूर्या भाई को भी तो पता चलना चाहिए कि जब व्यर्थ की गुंडागर्दी चैनल पर दिखाते हैं तो इन्हें भी तो जवाब मिलना चाहिए। ये बता नहीं सकते कि अकाली दल ने भाजपा को क्यों लात मारी। चलिए गुंडागर्दी को रोक लेते हैं, पांचवा सवाल ले लेते हैं। पांचवा सवाल सर्वे का, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर्वे का पांचवा सवाल है आपके लिहाज से 2024 में लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? हमने किससे पूछा? तमिलनाडु की जनता से पूछा। भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार बनेगी 31% लोगों ने कहा, और 54% लोगों का कहना था कि कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। क्षेत्रीय दलों की सरकार बनेगी मात्र 10% लोग ऐसा कह रहे थे, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। यहां पर आंकड़ा 54%, यानी कि कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार बना रहे हैं। मैथिली साहब, अब बताइए। कि आप देखिए कि जनता समझती है कि ये आम चुनाव है और ये केंद्र का चुनाव है। यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों को ही चुनना सबसे बेहतर है, क्योंकि देश के लिए एक स्थिर सरकार अत्यंत आवश्यक है। और पिछले 10 साल में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया ऐतिहासिक कार्य है, उस ऐतिहासिक कार्य जनता की नजर में आ रहा है, उनके दिल में उतर गया है। G20 की कई बैठकें चेन्नई में और तमिलनाडु के विभिन्न जो राज्य जो शहर है उनमें भी हुई है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए तमिलनाडु जो है वो कोस्टल इलाका है, और तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था जो है वो मछली पालन पे और सी बिजनेस पे भी टिकी हुई है। जिस प्रकार से देश की सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है, तमिलनाडु के मेरे भाई और बहनों को इस बात की समझ है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियां तमिलनाडु के फायदे की नीतियां है। कच्चे दूध ले लीजिए। और महत्वपूर्ण बात, तमिलनाडु की जो सांस्कृतिक विरासत है सेंगोल, उसको यहां बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके चाचा नेहरू ने एक म्यूजियम में छड़ी के रूप में फेंक दिया था। तमिलनाडु के मान सम्मान को वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसको देश की संसद में स्थापित किया गया, और उसी सम्मान, उसी अपमान का बदला अब इस तमिलनाडु के चुनाव में बीजेपी लेगी। कौशिक साहब, आपसे। देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजदंड का क्या महत्व है? या तो राजशाही चलेगी, राजदंड का मतलब है राजशाही और तानाशाही। मोदी जी जो अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं, इसके बारे में तमिलनाडु के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग और कर्नाटक के लोग और अन्य राज्यों के लोग धीरे धीरे पूरी तरह समझ चुके हैं। उत्तर भारत के लोगों की बारी है, उनके हाथ में 81 करोड़ लोगों के हाथ में उन्होंने कटोरा थमा दिया। 5 किलो गेहूं के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। और देखिए बौखलाहट, देखिए बौखलाहट, देखिए घोटाला वाली सरकार, इलेक्ट्रल बॉन्ड करने वाली, घोटाले करने वाली सरकार,
सीबीआई का छापा डलवाकर चंदा देने वाली सरकार, देश की आंखों में धूल झोंकने वाली सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करती है, देश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये गुंडागर्दी करके, ये केवल शोर मचाकर सत्य को दबाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। आज ही कल इनके पापों का घड़ा भरेगा, उठेगा, जनता में दौड़ा दौड़ा कर मारे की बात याद रखिएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको पहले भी जनता ने खत्म कर दिया था और अब फिर से खत्म कर देगी। मोदी जी बौखलाए हुए हैं। चांदनी जी, ये कुछ शोर जो सुनाई दे रहा है ये लोकसभा चुनाव का सुनाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि दक्षिण का द्वार कर्नाटक में कहा जाता है, इस बार तमिलनाडु में कोई उम्मीद बीजेपी को है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश तो की है, और वो कोशिश अभी से नहीं बल्कि 5 महीने से लगातार कर रहे हैं। वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को तमिलनाडु से, और वहाँ के स्थानीय लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को एक बार अपना कर तो देखो। वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकार रही, किस तरीके से उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपको धोखे में रखा है, आप हमें अपनाइए। और संकेत अभी भी इसी तरह के दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या सफलता मिल पाएगी? जी देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगी। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में काशी तमिल संगमम का एक प्रोग्राम चालू किया, जहाँ पे वो एज ओल्ड लिंक्स जो है तमिलनाडु और वाराणसी के बीच में, उसके बारे में एडुकेट कर रहे हैं लोगों को, उसके बारे में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, रीडिस्कवर कर रहे हैं उस चीज़ को। तो तमिलनाडु ना तो सनातन से दूर हो रहा है और ना तो भारत से दूर हो रहा है। तो ये जो एक फिक्टिशनल एक नैरेटिव है, वो INDI अलायंस ने शुरू किया है, वही फैला रहे हैं। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप ले रही है। जैसे मैंने कहा, ये डेमोग्राफिकली बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है टू पेनिट्रेट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम ये कर करके आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है और स्थानीय नेतृत्व को वो भरोसा भी दिया, उसे आगे किया जा रहा है। क्योंकि अन्नामलई है जिनके जरिए AIADMK के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, और फाइनली पार्टी ने अन्नामलई की बात को सुना और ADI-ADM की बात को अलग कर दिया। लेकिन देखना होगा कि कितनी सफलता उन्हें मिल पाती है। शुक्रिया हम करेंगे मैथिल साहब का, शुक्रिया करेंगे कौशिक जी का, और शुक्रिया हम करेंगे चांदनी प्रीति शाह का, जो इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ बनी रही।